सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आज मेरे असम के दौरे का तीसरा दिन है और दो दिन मैं डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मनोज धनवाल के लिए कैंपेन कर रही थी। आज मैं सोनितपुर में हूँ सुबह से, अभी इसके बाद हमारा रोड शो है। पिछले 3 दिन से अगर एक चीज़ सामने आई है वो ये आई है कि आसाम के लोगों में आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत प्यार है और ये प्यार आज नहीं हुआ है। कौन सोच सकता था कि दिल्ली में सरकार चलाने वाली पार्टी को गुवाहाटी के म्यूनिसिपल इलेक्शन में एक सीट मिलेगी। कौन सोच सकता था कि दिल्ली में सरकार चलाने वाली पार्टी को तिनसुकिया के म्यूनिसिपल इलेक्शन में सीट मिलेगी। तो ये जो आसाम के लोगों का प्यार और आसाम के लोगों का आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को पहले से मिलता आया है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार जो 2 लोकसभा की सीटें आम आदमी पार्टी लड़ रही है उसमें भी हमें डिब्रूगढ़ लोकसभा के लोगों का प्यार और सोनितपुर लोकसभा के लोगों का प्यार और आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। कई बार लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी लोकसभा की सीट जीत सकती है, कि भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में भी गवर्नमेंट है, स्टेट में भी गवर्नमेंट है, इतने दिग्गज कैंडिडेट हैं, लेकिन आज खुद भारतीय जनता पार्टी का डर ये दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी के दोनों कैंडिडेट उनको इन दोनों सीटों में बहुत तगड़ी टक्कर दे रहे हैं। हमने कल ही देखा कि देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट पर तिनसुकिया में रोड शो करने आए। ऐसी खबर मिल रही है कि मनोज तिवारी जी भी आएंगे। ऐसी खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे। ऐसा क्या हो गया आसाम की इन 2 लोकसभा सीटों में कि सारे बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे कैंपेन करने के लिए आ रहे हैं। सिर्फ एक चीज हुई है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी टक्कर दे रही है और अब भारतीय जनता पार्टी को भी डर लग रहा है कि वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के हाथों हार जाएंगे। दूसरी बात, इस डर के कारण पूरे प्रशासन को आम आदमी पार्टी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के फेवर में इस्तेमाल किया जा रहा है। हम बार बार देख रहे हैं कि प्रशासन अपना एक तरफा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। सरकारी होर्डिंग पर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार का मटेरियल लग रहा है। सरकारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को रैलियों में लाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी पहले परमिशन मांगती है लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पहले अप्रूवल दिया जाता है। अमित शाह जी की सिक्योरिटी के नाम पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के लीडर्स को तिनसुकिया की रैली में पहुंचने नहीं दिया जाता। तो ये सब, चाहे भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ प्रचार हो या प्रशासन का प्रयोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो, ये सब इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी के दोनों कैंडिडेट से डर लग रहा है। इसलिए भी लग रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आसाम के लोगों को झूठे वादे किए। उन्होंने कहा कि हमें डबल इंजन की सरकार दीजिए, लोकसभा में भी हमें जिताइए, विधानसभा में भी हमें जिताइए, तो हम चाय के बागान में काम करने वालों को 351 रुपये हजीरा देंगे। नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम चाय के बागान में काम करने वालों को माटी पट्टा देंगे। नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 6 आदिवासी ट्राइब्स को जनजाति का स्टेटस देंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस देंगे। नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनती है तो विदेश से आए हुए लोगों को अपना बोरिया बिस्तर बांधने के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन 10 साल के बाद वही मोदी जी सीएए का कानून लेके आते हैं, कहते हैं विदेश से आए लोगों को घर भी देंगे, मकान भी देंगे, नागरिकता भी देंगे, माटी पट्टा भी देंगे। असम में रहने वाले लोगों को माटी पट्टा नहीं मिलता, लेकिन जो विदेश से लोग आ रहे हैं उनको सीएए के तहत ये सब दिया जाएगा। तो आज
आसाम के लोगों ने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के जुमलों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी का आसाम में खाता जरूर खुलेगा। मैम, जैसे आप declared to observe the Tanasani Hatao at the Samvidhan Basao Divas on the April 14. So what is your response? Sorry? Tanasani Hatao Samvidhan Basao Divas observed by the AAP on the April 14. So what is your response? देखिए, ये तो बिल्कुल साफ है, आज पूरा देश देख रहा है कि जो चीजें हम सुनते थे पाकिस्तान में होती हैं, जो चीजें हम सुनते थे बांग्लादेश में होती हैं, जो चीजें हम सुनते थे सूडान जैसे अफ्रीकी देशों में होती हैं, आज भारत में हो रही हैं। कि चुनाव की घोषणा के बाद विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, चुनाव की घोषणा के बाद विपक्षी पार्टियों के बैंक अकाउंट सील हो जाते हैं, चुनाव की घोषणा के बाद विपक्षी पार्टियों को आईटी नोटिस दिए जाते हैं। मुझे लगता है चुनाव खत्म होने से पहले हो सकता है कि विपक्ष की कुछ पार्टियों को डी रजिस्टर भी कर दिया जाए, उनका सिंबल भी छीन लिया जाए। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? ये तो हम रशिया में भी देखते हैं, ये तो हम नॉर्थ कोरिया में भी देखते हैं, जहां पे तानाशाही है, जहां पे लोकतंत्र नहीं है, कि एक ही आदमी चुनाव लड़ता है, एक ही आदमी सारे वोट पाता है, फिर कहता है कि मैं लोकप्रिय और लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ नेता हूं। तो आज भारत में भी यही हो रहा है क्या? क्या भारत में भी वही हो रहा है जो हमने पाकिस्तान में देखा कि किस तरह इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, उसकी पार्टी के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया, उनके पार्टी का सिंबल छीन लिया गया। जो कुछ हम फेलिंग डेमोक्रेसीज में देखते थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सूडान, आज भारत में हो रहा है। मैं आज आप सबके माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपील करना चाहती हूं कि आज जो तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स उस कुर्सी पे बैठे हैं, आप टीएन शेषन जैसे दिग्गजों के उत्तराधिकारी हैं। आपकी जिम्मेदारी है, संविधान ने आपको जिम्मेदारी दी है इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को बचा के रखने की। तो इसलिए आप इस संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरा करें, इस देश के लोकतंत्र को बर्बाद ना होने दें। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। सिंडिकेट राज जो माफिया चल रहा है अलग अलग, तो असम में कोयला से लेकर काठ से लेकर आप जितने खाने पीने की चीजें यहाँ तक हैं, पत्थर है, बाली है, सीमेंट है, हर चीज में माफिया राज चल रहा है, सिंडिकेट चल रहा है। और यही वजह है कि आज असम की जो राजा है, रेवेन्यू जो है, वो रेवेन्यू, असम की रेवेन्यू नहीं बढ़ती है और असम सरकार को लगातार हर महीने केंद्र सरकार से लोन लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है। आज असम के ऊपर जो कर्जा है, उस कर्जे का सबसे मूल कारण यही है कि जो असम की संपत्ति है उसकी चोरी हो रही है और पूरे असम में माफिया राज चल रहा है। इस माफिया राज को खत्म करना पड़ेगा और जो सत्ताधारी लोग हैं, सत्ता के पक्ष में जो लोग हैं, उनको गंभीरता के साथ इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन असम की जनता ये सारी चीज देख रही है। आने वाले दिनों में अगर ये सरकार इन सब चीजों को ठीक नहीं करती है, इसी तरीके से लोन पर लोन लिए जाती है, इसी तरीके से माफिया राज चलता रहता है, तो असम की जनता उसका जवाब देगी। और आम आदमी पार्टी, हम लोग निश्चित तौर पर, आज हम लोग सिर्फ 2 सीटों पर लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हम असम के जितने चुनाव हैं उसमें हम भागीदारी करेंगे। और विधानसभा का चुनाव आ रहा है, असम की जनता निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी जैसी एक पार्टी को चुनेगी जो इस माफिया राज को खत्म करेगी। मैम, आपसे एक क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट योर रिएक्शन अबाउट योर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल? His petition was dismissed by the SC yesterday and today moved in the Supreme Court. I want to add this. There's a BJP also today staged a protest in the Delhi and the demands to the Arvind Kejriwal to quit. मैं भी एक कर देता हूँ इसमें, आखिर बेल क्यों नहीं मिल रहा है? अगर सही है, आपका हिसाब से अगर सही है, तो केजरीवाल जी को बेल क्यों नहीं मिल रहा है कोर्ट से? कोर्ट का ऊपर आपका भरोसा है कि नहीं? देखिए, अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को बेल क्यों नहीं मिल रही है, इस बात को समझने के लिए हमें PMLA,
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को समझना पड़ेगा। पीएमएलए जो कानून है ये बना था जब भारत ने इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन करी थी काउंटर टेररिज्म पर, इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन करी थी ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ। तो पीएमएलए के कानून में बेल मिलना लगभग असंभव है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से पैसा किसी आतंकी हमले में ना चला जाए, मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा ड्रग्स की खरीद फरोख्त में ना चला जाए। इसलिए पीएमएलए इतना सख्त कानून है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के प्रिंसिपल्स को उल्टा कर देता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये कहता है यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, पीएमएलए ये कहता है यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये कहता है बेल इज द नॉर्म, जेल इज द एक्सेप्शन। पीएमएलए ये कहता है जेल इज द नॉर्म, बेल इज द एक्सेप्शन। तो ये एक ऐसा कानून है जिसमें किसी को भी बेल मिलना लगभग असंभव है। उसका कारण ये है ऐतिहासिक कि ड्रग्स की खरीद फरोख्त रोकने के लिए, आतंकी हमले रोकने के लिए ऐसा कानून बनाया गया। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या आज के दिन में पीएमएलए का प्रयोग आतंकी हमले रोकने के लिए हो रहा है, ड्रग्स की खरीद फरोख्त रोकने के लिए हो रहा है? नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर हमले करने के लिए हो रहा है। ईडी के केस किए जाते हैं, विपक्ष के नेताओं को जेल की धमकी दी जाती है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो उनके केस खत्म हो जाते हैं, वो नहीं आते हैं तो वो जेल जाते हैं और पीएमएलए में उनको बेल नहीं मिलती है, क्योंकि वो कानून ही ऐसा है। अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने करप्शन किया, तो क्यों प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में केस नहीं लगाती है? इसलिए नहीं लगाती है क्योंकि उस कानून में बेल का प्रावधान है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल ने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करी, भ्रष्टाचार किया, कोई कानून तोड़ा, तो क्यों क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी में केस नहीं लगाती है? इसलिए नहीं लगाती है क्योंकि सीआरपीसी के तहत बेल मिलती है। पीएमएलए में केस करने का कारण ही यही है कि उस कानून के तहत बेल मिलना लगभग असंभव है। और फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टेबल ठोक ठोक के कह सकें कि बेल क्यों नहीं मिली, बेल क्यों नहीं मिली, बेल क्यों नहीं मिली। तो ये बिल्कुल साफ है कि ना अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, ना मनीष सिसोदिया के खिलाफ, ना संजय सिंह के खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई भी मनी ट्रेल नहीं है। जब संजय सिंह जी की बेल सुप्रीम कोर्ट के सामने आई तो कोर्ट ने बार बार ईडी से पूछा मनी ट्रेल कहां है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहां है, पैसे मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत कहां है? ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। और इसीलिए जो ईडी विरोध कर रही थी संजय सिंह की बेल पिटिशन का, उनको अपना विरोध वापस लेना पड़ा।